अस्सलामुअलैकुम। सुबह सवेरे में खुश आमदीद और उम्मीद होती है और हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान की तामीर, तरक्की, खुशहाली के लिए हम वक्त दुआगो हैं। और मुहर्रमुल हराम का महीना भी आ चुका है, इबादतों का सिलसिला भी जारी है, मजालिस का सिलसिला भी जारी है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए हमारे फोर्सेस भी अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं। बात करेंगे आज तामीर तरक्की पर, फिर हम बात करेंगे शोबिस इंडस्ट्री से लेके पाकिस्तान की सियासी माहौल में अब क्या कमी है, क्या हमने आगे करना है। बहुत सारे उमूर पर आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, हम उनसे अच्छी मीठी और कड़वी बातें करूंगा मैं। अच्छा, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि साजिद भाई आप कड़वे और तीखे जब सवाल करते हैं तो फिर हम बड़ा उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन जी क्या करें, कभी कभी हमें बहुत सारे लॉस का ख्याल करना पड़ता है, हमें पैमरा का ख्याल करना पड़ता है, हमें अखलाकियात का ख्याल करना पड़ता है। कभी कभी लोग हमारे मासूमाना सवाल का बुरा मान जाते हैं, तो सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। और फिर आपका ख्याल करते हुए हम ना चाहते हुए भी कड़वे सवाल भी कर लेते हैं। तो आज जिस शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है मॉर्निंग शो के हमारे सेट पर, आप एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, पाए के एक्टर हैं। जब वो बात करते हैं तो ही उनका चेहरा बता रहा होता है कि यार ये तो पैदा ही एक्टिंग के लिए हुए थे। उसके बाद आप डायरेक्टर हैं, आप राइटर भी हैं। एक ऐसी उनकी एक और उनकी शख्सियत में एक पहलू है जो बहुत कम लोगों को पता है, वो भी मैं बता देता हूँ। और वो अच्छे सियासतदान भी बनने जा रहे हैं, अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, राइटर तो वैसे ही हैं। तो अब सियासत में भी आपकी एंट्री हो गई है। एक एक्टर और जो शोबिस से जिनका ताल्लुक़ होता है, जो मेरी रिसर्च रही है, वो बड़े नफीस लोग होते हैं। तो पाकिस्तान की सियासत तो नफीस लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वन एंड ओनली नसरुल्लाह खान अफरीदी में ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे में खुश आमदीद सर। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक्टर बहुत नफीस होता है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप कितने नफीस हैं? देखें, ये तो एक ऐसा सवाल है कि जिसके बारे में आप खुद कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर इंसान जब नहीं, ऐसा कैसे नहीं। मुझे पता है कि अगर कोई मुझे कोई शोर करे या मुझसे कोई रूड बिहेवियर में बात करे तो मैं बड़ा सहम जाता हूँ। मुझे पता है यार, मैं बड़ा हसास आदमी हूँ। तो आपको नहीं पता आपकी हसासियत? नहीं, असल में बात यह है कि ये बात मैंने इस पैराए में की है कि जब इंसान अपने बारे में कोई राय देता है या सोचता है तो ये अमूमन ऐसा होता है, इंसान की कमज़ोरी है कि वो सबसे पहले अपने आप को फरिश्ते की स्टेज पे रखता है, उसके बाद वो जवाब देता है। तो ये है कि ये राय जो है ये दूसरे के ऊपर छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है बजाय। हाँ, ये है कि उसको पता होना चाहिए कि अच्छा इंसान क्या होता है, जवाब कैसे देना है किसी बात का, और कौन से मौके पे किस बिहेवियर के अंदर किस बिहेवियर के साथ आपने रिएक्ट करना है। तो ये तो है, लेकिन बहरहाल आप बहुत सी ऐसी आपके अंदर मनफी बातें या मनफी चीज़ें होती हैं, आदतें होती हैं जिसका अंदाज़ा सामने वाले को होता है, आपको खुद नहीं होता। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, कितना वैसे अरसा हो गया आपको इस शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम? पहला कोई ड्रामा कौन सा था? मैं शोबिज़ में जब आया था ये 1987 की बात है। बताएं। हाँ, और उस वक्त बहुत से हमारे देखने वाले पैदा भी नहीं हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये है कि 1987 में मैं आया था और मैंने जो पहला ड्रामा किया था, पहले दिन मैं पाकिस्तान टेलीविज़न कराची स्टूडियोज़ पे जब मैं आया था, मुझे मिलवाया गया। तो हारून रिन साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो एक ड्रामा बना रहे थे, छोटी सी दुनिया, मशहूर ज़माना, जिसमें जानू जर्मन हमारे आफ्ताब आलम। हाँ, और गालिबन छोटी सी दुनिया का जब आपने जिक्र किया, और मेरा वो फेवरेट ड्रामा यूं है, मैंने तो अभी देखा यूट्यूब पे, मेरी नज़र पड़ गई। तो फिर मैंने जब उसकी डीप में गया तो फन्ने महारत है। मैंने कहा इतना टैलेंट। बहुत खूबसूरत ड्रामा, एक छोटी सी दुनिया दिखाई थी। थाना बोला खान को उन्होंने मेजर जो आउटडोर में शूट किया था वहाँ किया था। उसके टाइटल में मैंने एक अंग्रेज़ का रोल किया था, जो खान साहब को यूसुफ अली मरहूम ने जो कैरेक्टर किया था, वो खान साहब को बेसिकली वो अंग्रेज़ आया होता है बाहर से, या आप इंग्लैंड से समझ लें, तो वो ये ऊँट वाला होता है वहाँ पे गाँव में।
खान साहब जो बनते हैं बाद में, तो वो अंग्रेज को किसी मौके पे किसी सांप वाप से बचा लेता है, तो वो अंग्रेज खुश होकर उसको अपने साथ इंग्लैंड ले जाता है। वो अंग्रेज आप होते हैं। तो वो जब वापस आता है तो फिर वो अंग्रेज बन के आता है, वो आदतें वहाँ की, सब कुछ वहाँ, तो वो उस दुनिया में जिस गांव में रह रहा होता है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा होता। हाँ एग्जैक्टली यही होता है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया था। और ये बेसिकली ये ड्रामा जो है वो रानी जी कहानी के नाम से सिंधी में भी पहले सिंधी ज़ुबान में भी चला था, उसके बाद फिर ये जो है वो उर्दू ज़ुबान में भी इसको अप्रूव करके बनाया गया था। अच्छा, तो उस ड्रामे में गालिबन आपने कदम रखा एक्टिंग की दुनिया में, या कि तब शुरुआत थी? बस वो पहला ड्रामा था। उसके बाद बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि एक हैप्पैज़र्ड भी हुआ था मेरे साथ। हुआ ये कि एक प्ले मैं कर रहा था, इकबाल लतीफ़ साहब का था, शुरू उन्हीं दिनों की बात है, 87-88 की बात है। उन्होंने मुझे थोड़ा और मज़ीद एक अच्छा कैरेक्टर दिया, और तो वो हुआ ये कि जब वो कैरेक्टर करने के लिए जिस दिन मैं आया वहाँ स्टूडियो के अंदर, कपड़े वपड़े लिए हुए जनाब, ये कंधे पे डाले हुए, हम भी भाई नौजवान थे और कह रहे थे भाई बड़ा अच्छा कैरेक्टर मिला है। तो हुआ ये कि जैसे ही मैं स्टूडियो में दाखिल हुआ कराची टीवी के, तो इकबाल लतीफ़ साहब मुझे एक तरफ ले गए, यार नसरुल्लाह ज़रा इधर आना। तो मुझे ले गए, मेरा माथा तो ठनका, मैंने कहा अल्लाह रहम करे क्या हुआ है? कहने यार असल में वो कैरेक्टर ना मैंने किसी और से करा लिया है। तो मैंने कहा ठीक, अच्छा मेरे ऊपर यकीन करें स्टूडियो गिर गया। मतलब मैं बिल्कुल ढह गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैं हारून रिन साहब का एक जुमला वो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ। इसकी ये उसका कंस्ट्रक्शन उसके लिए ये है। तो मेरे ऊपर ना स्टूडियो यकीन करे ऐसा गिरा, मुझे चक्कर सा आ गया। मैंने कहा यार ये हुआ क्या, मैं तो बड़े भरम से आया था। तो उन्होंने कहा असल में नसरुल्लाह, वो मेरी शक्ल भी देख ली उन्होंने कहा नसरुल्लाह असल में हमारे जो GM हैं अपने अब्दुल करीम बलोच साहब, इस्लामाबाद के एक आर्टिस्ट आए हुए हैं कराची। तो उन्होंने ऐसे इनको फ़ोन किया कि मैं जी इस्लामाबाद से आया हूँ आपसे मिलना। ये तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हारा ड्रामा चल रहा है तो ऐसा करो कि ये इनको कोई कैरेक्टर करा दो। तो मेरे पास और कोई चॉइस थी नहीं, वो जा भी रहे थे, मैंने ये तुम्हारा वाला कैरेक्टर उनसे करा लिया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, ये वो अब मैं कपड़े अपने दोबारा लिए। लेकिन ये जो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, आप टूट गए, वो ऐसा टूटा, बिखर गए, किरची हो गया। अच्छा उसके बाद मैं कॉरिडोर में टीवी के चला आ रहा था, तो हारून रिन साहब जो है जिन्होंने मुझसे ये प्ले कराया था, वो निकले दरवाजे से। वो मुझे सीन आज तक याद है। और जब वो निकले तो मैं जब जा रहा था तो मैं सलाम दुआ हुई, तो उन्होंने कहा अपना नसरुल्लाह साहब किधर जा रहे हैं? उन्होंने मेरी शक्ल देख ली, और मेरी शक्ल उन्होंने कहा मैं आपकी शक्ल देख के आपको अंदर ले गए, कमरे में आइए ज़रा बात करते हैं, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, कह रहे नहीं कुछ तो हुआ है। फिर उनको जब मैंने सुना है, पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला देखें नसरुल्लाह साहब, आपके जो है आप टीवी की मार्केट नहीं है, आप तो अभी आए हो, एक प्ले में मेरे साइलेंट कैरेक्टर किया आपने, अंग्रेज का कैरेक्टर। टीवी की मार्केट तलत हुसैन है, और उन्होंने बड़े आर्टिस्टों के शफी मोहम्मद शाह हैं। हाँ। ये टीवी की मार्केट है जिनको टीवी बुलाता है। आपको कोई नहीं बुलाएगा आज यहाँ से चले जाओगे आप। आज आप यहाँ पर आप चले जाओगे तो आपको कोई नहीं पहचानेगा, आप चले गए समझे। लेकिन अगर आज आप रुक गए तो फिर मैं आपको कहता हूं कि इंशाल्लाह आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे, आपके अंदर पोटेंशियल है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, जो उन्होंने अहम बात बताई, जब तक आप अंदर से किरची नहीं होंगे, आपके जख्मी नहीं होंगे अंदर से, आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकेंगे। आज आप किरची हुए हैं, अगर आज आप रुक गए तो आप अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे। उसके बाद यकीन करें मेरे अंदर ना एक नई चीज़ आ गई। अब मैं आर्टिस्ट बना या नहीं बना, लेकिन बहरहाल आज तक मैं कायम हूँ। और अभी मैंने एक अल्लामा इकबाल के दिन के मौके पे मैंने एक ड्रामा किया जो कि कम्प्लीटली तकरीबन उसमें मेरे ही कैरेक्टर था, शायरी ये वो सारा, अदबियात वगैरह सारी सब कुछ। हालांकि मैं पख्तून हूँ, एक्सेंट भी मेरा शायद वैसा ना हो, लेकिन उन्होंने जो है वो मुझे उस कैरेक्टर में लिया और वो मैंने किया। तो जिस पे मेरी तारीफ हुई और मुझे कहा गया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार शायद उनके हारून रिन साहब की वो बात कुछ बेहतर और कुछ सही थी। हाँ। तो ये हुआ था मेरे साथ शुरू। मेरा एक जगह जाना हुआ, वो गालिबन वहाँ पर ऑडिशन हो रहे थे, और वो ड्रामास के शायद ऑडिशन हो रहे थे। तो वहाँ पर जो ऑडिशन साहब ले रहे थे, बड़ा नाम है, वो नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मैं वहाँ पे किसी काम से किसी दोस्त से मिलने गया था, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले ये ऑडिशन हो रहे हैं किसी ड्रामा के। तो वो इतना रूड तरीके से उन नए लड़कों से बात कर रहे थे जिनको एक्टिंग का शौक़ था। तो मैंने कहा यार ये तो तज़लील हो रही है इनकी, ऐसे कैसे इनसे बात कर सकते हैं? और एक अवाम का मजमा है, एक साहब कह रहे हैं कि मैं सर ये रोल कर सकता हूँ। बोला अच्छा यहीं करके दिखाओ। तो गालिबन इसको आगे बढ़ाते हैं और नसरुल्लाह हाफिज़ साहब से पूछते हैं कहीं ये वो ही तो नहीं कर रहे थे कि इसको अंदर से तोड़ो
ताकि फिर ये हीरा बन जाए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुबह सवेरे आप देखते हैं हफ्ता और इतवार सुबह 10 से 12 बजे तक लाइव, और कोशिश करते हैं वीकेंड के दिन हम आपको ज़्यादा बोर ना करें, कम बोर तो चलता है। और आ चुके नस्ल आफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपनी एक्टिंग के ज़माने की अभी गुफ्तगू में हैं। अभी तो हम आपसे सियासत पर भी बात करेंगे, अभी तो हम आपसे डायरेक्टर और राइटिंग पर भी बात करेंगे कि कितने ड्रामे आपने राइट किए और आपकी निजी ज़िंदगी कैसी गुजरी। आपने शादियां भी गालबन की होंगी, मोहब्बतें भी की होंगी। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि वो दरख्त ही नहीं है जिस दरख्त में साया ना हो, तो गालबन वो इंसान ही नहीं है जिस इंसान ने कभी इश्क ना किया हो। तो ज़रूरी नहीं है इश्क किसी खातून से हो, इश्क अल्लाह से भी होता है, इश्क रसूलुल्लाह से भी होता है। इश्क की भी तो बहुत सारे इकसाम है ना। सर, हम गालबन ब्रेक से पहले मैंने आपको एक वाक़या शेयर किया, क्या ये वही कुछ हो रहा था जो मेरी आंखों ने देखा? क्योंकि उस वक्त मैं स्टूडेंट था, गालबन मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, तो मैंने देखा यार ये तो इनकी इंसल्ट कर रहे हैं। ये कौन सी एक्टिंग है कि वो एक साहब वो भागते हुए आ रहे हैं, उस मशहूर ज़माना टीवी एक्टर को कह रहे हैं, वो ऑडिशन ले रहे हैं कि सर ये मैं रोल कर सकता हूँ, और कह रहे हैं अच्छा अब वहाँ मैं कह रहा अच्छा करके दिखाओ यहीं। मैंने कहा यार ये कोई बंदर थोड़ी है, ये तो इसकी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, असल में बात यह है कि वो ऑडिशन सेशन था, वो कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं था कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप किसी की जो है वो उसको सिखा रहे हैं। ऑडिशन में वही लोग आते हैं जो कैपेबल होते हैं किसी मतलब उस एक्टिंग के लिए या उस कैरेक्टर के लिए, और फिर उस कैरेक्टर में चूंकि उन्होंने देखना होता है कि बहुत सारे एक्टर आए हैं, तो जाहिर है कौन सा एक्टर जो है वो इनमें जो है वो बेहतर है, तो वो बुलाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप बेइज्जती कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत बात है। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी डायरेक्टर जो है वो फ्रेंडली अंदाज में एक्टर से एक्टिंग कराता है तो एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, और जो डायरेक्टर जो है वो शोर मचाता है या ये, तो वो मतलब अंदर से कमज़ोर इंसान भी होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ऐसा भी है, पुराने ज़माने में एक ज़माने में ये था कि पीटीवी पे बहुत से एक्टर एक्टिंग करते हुए लोग भी आए और फिर उसके बाद वो डायरेक्टर भी बने, वहीं टीवी पे प्रोड्यूसर बने। उनमें एक अजीब बात मैं आपको बताऊं, एक अजीब बात थी, जो भी एक्टर एज एन एक्टर जो भी डायरेक्टर वहां पे थे और वो एज एन एक्टर जो है वो फेल थे या अच्छे एक्टर नहीं थे, वो डायरेक्टर अच्छे तो बने लेकिन सख्तगीर बहुत थे। अच्छा, वो सख्ती करते थे वो। और जो अच्छे एक्टर थे, जो जिन्होंने एक्टिंग भी अच्छी की थी या अच्छे एक्टर थे, वो जब डायरेक्टर बने तो वो फिर एक्टरों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होकर उन्होंने काम किया, और उनको मतलब ये है कि उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं पैदा की कि एक्टर के हाथ भी कांपना शुरू हो गए हों। आपने नस्रुल हाफिज़ साहब आगाज़ किया 1987-88 से, गालबन उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हुआ करता था, और ये वो ज़माना है कि जब पाकिस्तान की सुपर हिट फिल्में भी बना करती थी। तो सर, कितने ड्रामे आपने एज एन एक्टर काम किए, कितने किए? असल में अब गिनने को तो मैं कोई ऐसा मशहूर ज़माना, लेकिन बेशुमार के मशहूर ज़माना ये था कि जब मैं जाके यूट्यूब पे सर्च करूं और आफरीदी साहब को मुझ समेत करोड़ों लोग जो देख रहे हैं, ये देखें इनकी जवानी की एक्टिंग कैसी थी। जी जी, वो ऐसा है कि सबसे पहला ड्रामा जो मैंने किया ना, जिससे मुझे यानी मैं फेमिलियर हुआ, अवाम ने, लोगों ने मुझे पहचाना, देखना शुरू किया, मार्केट में किसी ने अगले दिन हमें भी बड़ी खुशी हुई यार, वो तो लोगों ने पहचान लिया। क्योंकि उससे पहले छोटे छोटे कैरेक्टर भी किए, स्टार्ट था ज़ाहिर है, फिर कराची में कंपटीशन बहुत, एक पाकिस्तान टेलीविजन, इतने चैनल भी नहीं थे। अब तो बहुत सारे एक्टर बने
अच्छे एक्टर भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब तो जिसको देखें एक्टर बन गया। उस जमाने में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता था, 3 रिहर्सलें होती थी हफ्ते में सिर्फ एक एपिसोड की, यानी एक सीरियल चल रहा है अगर, तो उस सीरियल के लिए डायरेक्टर जो है वो 3 रिहर्सल्स करता था, और ऐसी रिहर्सल होती थी कि वो यानी फुल स्केल रिहर्सल, उसमें एक एक आर्टिस्ट, चाहे वो छोटा सा कैरेक्टर कर रहा है चाहे वो बड़ा कैरेक्टर कर रहा है, वो आर्टिस्ट जो है उसमें वो होते थे। तो खैर कहने का मतलब ये कि फिर मैंने पहला जो प्ले किया वो जंगलूस था। अच्छा। जिसके आखिरी 2-3 एपिसोड्स के अंदर मैंने हरदयाल का कैरेक्टर किया। मेरा और शगुफ्ता एजाज, शगुफ्ता साहिबा का जो कैरेक्टर था वो एक साथ हम लोगों की एंट्री हुई थी उसमें। तकरीबन मेरा कैरेक्टर उनके भाई का था, उसमें मेरा कैरेक्टर सिख कैरेक्टर था, वो मुसलमान हो चुकी होती हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक जंगलूस, और मेरे ख्याल में बहुत फेमस ड्रामा है जंगलूस। बिल्कुल, जंगलूस तो काजिम पाशा साहब का जी। उसके बाद फिर मैंने जो बड़े कैरेक्टर किए, मैं शाम से पहले अपना ये है कि बेशुमार सीरियल किए, ये तो पीटीवी के थे, फिर बहुत सारे सीरियल डिफरेंट चैनल्स भी किए। अच्छा। ARY पे, हम पे, जियो पे, तो ये मतलब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम किया। ये भी बताएं, ये जो शोबिस इंडस्ट्री है गालबन आज भी हमारे ड्रामे बर्रे सगीर में नंबर 1 है, ऐसा ही शक नहीं है ना? हाँ बिल्कुल है। लेकिन हमारी फिल्मों को क्या हो गया है अफरीदी साहब? ये वही लोग हैं ना जो ड्रामा इंडस्ट्री में, अगर यही लोग अगर फिल्म बनाते हैं नहीं, तो ऐसा मेरे नहीं ख्याल में सिमिलर नहीं है, या कोई फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल काम है। जो ड्रामा बनाने वाले थे, ड्रामे के लोग थे, वो छोटी स्क्रीन के लोग, वो छोटी स्क्रीन ही पे रहे, फिल्मों में नहीं आने दिया गया उनको, या वो नहीं आए वहां पे। फिर उसका नतीजा ये निकला कि वहां पढ़े लिखे लोग नहीं पहुंच सके, वहां पे ऐसे लोग थे, जाहिर है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो अनपढ़ या उनको कोई गाली दे रहा हूं मैं, लेकिन ये रियलिटी है कि वहां पर जो है वो ऐसे लोग आए कि जिनका मेंटल लेवल जो है वो, अब देखें ना आप, मतलब ये है कि ड्रामे में ये देखिए कि ड्रामा एक छोटी स्क्रीन है और उसमें जो है वो आपके बेडरूम में बैठ के, आपके ड्राइंग रूम में बैठ के वो देखा जाता है, तो वो घरेलू ड्रामे थे। फिल्म में हमारी रियलिटी से बड़ी स्क्रीन है, वाइड स्क्रीन है, वो थोड़ा सा उसमें फिक्शन ये वो सारा। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे डायरेक्टर्स का जो मेंटल लेवल था ना, मेंटल लेवल आवाम से अब बिशुम कर रहे हैं। हालांकि होता क्या है, होता यह है कि हमारा अगर जो है वो सुल्तान राय एक गंडासा लेके 200 आदमियों को मार देता था, तो इसी तरीके से उनका जो है वो डेविड लीन या जो भी काउबॉय फिल्में हैं, वो एक जी मतलब घोड़े के पीछे लेट कर डर वो जो अपाचीज को, वो भी 200 आदमियों को मार देता था। बिल्कुल ऐसा ही है। 200 आदमी वो भी मार रहा है। कहते थे एक, मैं चूंकि आपको इससे सहमत होंगे, हम कहते थे यार ये इसकी बंदूक की गोलियां खत्म क्यों नहीं हो रही। एग्जैक्टली। अच्छा अब देखें आप, आर्नल्ड भी जो है 200 आदमी मार रहा है, लेकिन वहां भी यही चीज हो रही है, यहां भी ये चीज हो रही है। अब मसला क्या है या फर्क क्या है? फर्क ये है कि उनके जो डायरेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है कि वो व्यूअर को पकड़ के रखता है। हमारे डायरेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है कि सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया, एक ही फ्रेम में डज हो रहा है। अब आप मिसाल के तौर पे फाइटिंग सीन है, अब फाइटिंग सीन के अंदर जो है जब आप कट टू कट नहीं चलाएंगे, फास्ट कटिंग नहीं करेंगे, तो वो इंपैक्ट नहीं आएगा। फिर साउंड इफेक्ट्स वगैरह, अब बिशुम क्या होता है ये चीजें, मतलब माजरत के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि मेंटल लेवल जो है डायरेक्टर का अगर व्यूअर से ऊपर है, तो फिर तो वैसी चीज बनाएगा जिसको व्यूअर आंखें फाड़ के देखेगा कि हाँ यार कोई अच्छी चीज है। लेकिन अगर डायरेक्टर का जो है मेंटल लेवल आपके देखने वाले से नीचे है, तो फिर तो उसके ऊपर हंसेंगे यार ये क्या बनाया हुआ है। तो इसी वजह से जो है वो फिल्मों की तरफ हमारी जो है पढ़ा लिखा तबका ज्यादा देखने के लिए भी नहीं गया, और फिल्मों में काम करने वाला और बनाने वाला भी बहुत ज्यादा नहीं गया, उनको आने भी नहीं दिया गया। वहां पे उनके लिए मुसीबतें खड़ी की गई। लेकिन आप देखें ना, छोटी स्क्रीन के कितने बड़े बड़े एक्टर हमारे फिल्मों में गए, वो फेल हो गए, नहीं चल सके वहां। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परामेंट वो नहीं था। ये इस तरह तो बनी, शायद इसी वजह से मैं भी नहीं गया। अच्छा, लेकिन ये भी पूछेंगे नसरुल आफरीदी साहब से ब्रेक के बाद कि कब ऐसा ज़माना आया, वो कौन सा साल था, वो कौन सा टेनओवर था कि जब हमारे फिल्म इंडस्ट्री की तबाही का आगाज़ हुआ? वो कौन से ऐसे लोग थे, वो कौन सा ऐसा कंटेंट था कि आज भी हमारे यहाँ सिनेमा कम हो गए? अब गालबन वही ड्रामा इंडस्ट्रीज़ के लोग, हुमायूं सईद, मायरा खान, अब ये जो कंटेंट बना रहे हैं, जो मूवीज़ बना रहे हैं, गालबन उसकी बड़ी तारीफ़ हो रही है। और आज जो व्यूअर्स को देखना है वही कंटेंट बनाने के लिए ये लोग कोशिशें कर रहे हैं, तो रियली अप्रिशिएट। लेकिन जो वो फिल्में थी जो हमारी लॉलीवुड इंडस्ट्री थी, उसको किसकी नज़र लग गई?
सैयद नूर साहब जैसे जो नाम थे, ऐसा क्या हुआ कि वो आज के दौर का कंटेंट देने में नाकाम रहे? इस पर भी हम उनसे बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं कुछ ज़रा उनकी अपनी निजी ज़िंदगी पर भी। प्रोड्यूसर साहब मुझे एक ब्रेक का कह रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, एक ब्रेक के बाद आते हैं। सवाल दर ब्रेक के सवाल। बाद सर खुश आमदीद। और गालबन सेगमेंट वाइज हमारे मेहमान भी चेंज होते हैं, और गालबन आप समझ रहे होंगे कि अब कोई मेहमान सेट पर आ चुका है। जी बिल्कुल आ चुकी हैं सर, खातून हैं और उनकी बड़ी स्ट्रगल है, स्पेशली हमारी सहाफ़त की दुनिया में। और फिर आप एक टीवी होस्ट भी हैं, मुतादिद अदवार आपने मुल्क की सियासत के, सहाफ़त के देखे हैं, बहुत नशे व फराज आपने देखे हैं। आज आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ कड़वी, कुछ मीठी, कुछ मासूमाना सी। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे सवाल से बड़ा ख़तरनाक आप जवाब देंगी। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सरवत जबी साहब ने हमें ज्वाइन किया है सुबह सवेरे में। खुश आमदीद के, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक। आने में कोई दुश्वारी तो नहीं? सुबह सुबह कराची का ट्रैफिक और फिर टाइम पे पहुंचना, ये बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है। कराची के ट्रैफिक जो है, कहते हैं कि आवाम जो है वो गरीब है। मुझे नहीं लगता कि आवाम गरीब है। माशाल्लाह जितनी हमारी ट्रैफिक हमें जैम पैक्ट नज़र आती है, तो मैं नहीं समझती ऐसा कुछ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इनवाइट किया, और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। Really साजिद साहब, appreciate, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कब रखा आपने सहाफ़ती दुनिया में कदम? देखिए मेरे वो कहते हैं ना, ये कितने बरस पहले की बात है कि जब हमने भी सोचा कि आए ज़रा मनवाते हैं खुद को। जी बिल्कुल, बेसिकली आई हैव स्टार्टेड इन जर्नलिज्म स्पेशली फ्रॉम प्रिंट मीडिया। ओके, अखबारी दुनिया से स्टार्ट किया। मैं समझती हूँ सहाफ़ी वही होता है जो प्रिंट मीडिया से स्टार्ट करता है, क्योंकि आपको सहाफ़त का तब पता चलता है जब आप फील्ड में आते हैं। इसके बाद फिर आप स्क्रीन पे आते हैं, क्योंकि आप काफ़ी काम कर चुके होते हैं। बेसिकली मैं प्रोफेशनली बैंकर रही हूँ। ओके, और ये मुझे आज पता चला। गालबन आप लोगों को भी आज पता चला होगा। अच्छा, फिर वो जब आप बैंक की जॉब कर रही थी तो गालबन आपको लगा कि ये क्या, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ ऑफिस में, मुझे तो टैलेंटेड हूँ, मुझे बाहर जाना चाहिए, ऐसे ही? मैं एक्चुअली जब मैंने MBA कर लिया ड्यूरिंग द इसके मैं साथ साथ बैंकिंग भी कर रही थी। काफ़ी बैंक्स में मैंने काम किया माशाल्लाह। 8-10 साल का मुझे तजुर्बा है। आई एम अ वेरी गुड, आई वाज एंड आई एम अ गुड बैंकर। तो साथ साथ बैंकिंग के मैं प्रिंट मीडिया का काम भी कर रही थी एज ए क्राइम रिपोर्टर। तो फिर किसी ने मुखबरी की, किसी ने शिकायत मारी कि सर ये तो जो है ना इनकी तो खबरें भी चलती हैं, सर ये तो बैंक में काम करती है। वो HR डिपार्टमेंट में वही चले गया। पता सिंध बैंक में थी, मैंने अल्फला में काम किया है, समिट बैंक में काम किया है। अच्छा, मतलब वहाँ पता चल गया कि आप छुपी हुई क्राइम रिपोर्टर हैं। क्राइम रिपोर्टर और वो क्राइम रिपोर्टर मीन्स डेंजर है ना। तो वो मुझे HR से कॉल आई, रऊफ चांडियो साहब की, हमारे हेड थे सिंध बैंक HR के। वो मैं उस वक्त रीजनल कोऑर्डिनेटर काम कर रही थी क्लिफ्टन ब्रांच में। मुझे कहा सरवत आप HR आ जाए। मैं गई HR, मैंने कहा अल्लाह रहम करे, आज तो मुझे लगता है कोई क्लास बुलावा आ गया, एग्जिट इंटरव्यू तो नहीं होगा कहीं कि अब आप जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं गई, उन्होंने कहा सरवत ये के बात सच है कि आप जो है रिपोर्टिंग भी करती हैं, आप ये मीडिया से भी हैं? मैंने कहा सर ये मेरा बैंकिंग मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा पैशन है। कहने लगे नहीं, एक प्रोफेशन रखो, या बैंकिंग या मीडिया, तो चूज़ एनी वन। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, मुझे जो है ना मीडिया में जाना है। तो आई क्विट बैंक। मुझे कहने लगे सोच लो, मैं तुम्हें ब्रांच दे रहा हूँ, अपना 26 स्ट्रीट वाली ब्रांच दे रहा हूँ, डिफेंस भेज रहा हूँ, तुम्हें एक ब्रांच मिल रही है। रऊफ चांडियो साहब, बिल्कुल आपने कहा था, थैंक यू सो मच, यू ऑफर्ड मी। पर मैंने इतनी अच्छी ऑफ़र जो है वो फ़िलहाल रद्द कर दी, और मीडिया में साथ साथ करती रही। यानी कि उस वो वक्त जो से पैशन था ना, वो जो एक एग्रेशन था, उसने कहा कि अल्लाह हाफिज़, बैंक को बाय बाय, बाय बाय। तो फिर हालांकि मैं एज एन BM वहाँ पर अपॉइंट हो रही थी, मेरा नाम लिस्ट में आ चुका था। बहरहाल
तो इस तकरीबन साथ साथ बैंकिंग के मीडिया भी साथ साथ जो चल रहा था, ऑलमोस्ट इसको आप कह सकते हैं 8 से 10 साल का लगभग का मेरा। अच्छा, ये भी बताएं, वो एक गाना ना, ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरा करते थे, ये किस सन की बात है, कितना ये साल तकरीबन 2017-18 की बात है। ये 17-18 2017-18 मतलब मैं जब 8 से 10 साल पहले 8 से 10 साल पहले की बात है। तो मैंने दिन न्यूज़पेपर में और मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में मैंने स्टार्ट किया। इसके बाद फिर मुख्तलिफ चैनल्स पे एज अ ट्रेनी न्यूज़ कास्टर भी रही। इसके बाद जो है मुझे न्यूज़ कास्टर एक सिंधी चैनल पे वो एक मैंने सुना है, जब आप प्रिंट मीडिया में जब आप जाते थे, अब तो गालिबन अखबार बहुत कम रह गए, तो उस वक्त सबसे पहला जो आपका लेसन होता था वो आपको कहते थे, आए हम आपको खबर बनाना सिखाते हैं, और उस पे बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखों को डांट सुनने को मिली है। तो वो खबर बनाना आपने कितने दिन में सीखी? वो खबर बनाना ऐसा है कि सच्ची बताऊं, मैं उसमें चीटिंग करती थी। साथ में एक हमारे सीनियर होते थे, मैं कहती थी थोड़ा सा मुझे बताएं इसमें क्या है कैसे, अगर वो कहते थे एक उस इलाके में बम फटा, अब बम फटा को ये सिर्फ जुमले को कैसे आप खबर बनाएंगी, ये बनाकर दिखाएं। तो डेफिनेटली मैं बैंकिंग से फ़ौरन एक उसमें आई थी। हाँ। और अच्छा, मज़े की बात साजिद, बैंकिंग सेक्टर जो एक ऐसा सेक्टर होता है कि आप ना मतलब ग्रीटिंग्स आपके ना हमें सिखाए जाते हैं कि व्हेन अ कस्टमर कम यू हैव टू फेस योर स्माइलिंग फेस, आपका स्माइलिंग फेस हो, अच्छी ग्रीटिंग दें और चार्मिंग और हेल्दी सेंटेंस का इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत पोलाइटली वे में, सर हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इस तरह से। और जबकि फ़ॉरेन क्राइम रिपोर्टिंग में आओ तो एक वो नहीं मुंह फटा अंदाज होता है जो मैंने देखा, मैंने कहा ओ गॉड, ये तो बिल्कुल इट्स टोटली चेंज्ड, यू नो। तो बार अच्छा, आगे बढ़ जाते, कभी क्राइम रिपोर्टर से आपने आगाज़ किया, अभी आता हूँ इनकी जर्नी पे। क्राइम रिपोर्टर तो फ़ौरन गिरबान पकड़ते हैं ऐसे लोगों के, क्रिमिनल्स के, करप्ट पुलिस अफसरान के या करप्ट माफिया के बिल्डर से। आपने कितनों के पकड़े? मैंने पकड़े नहीं, मैंने मारा भी है, कूटा भी है। बताएं, देखा सर, ये हुई ना बात। मैंने मारा भी है, कूटा भी है। वो ऐसे कि एक खातून मुझे मतलब यानी कि कोई कॉल्स वगैरह आती थी, अननोन कॉलर थी, तो मेरे ना किसी ने पैसे खा लिए, बाजी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी जान छुड़वाएं, कोई जाली बाबा है उसके पास जो है ना मेरे इस तरह वो लेडीज़ को जो हरेस करता है। ओके 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 ओके। मैंने कहा अच्छा, आप कहते चढ़ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैंने फिर ऐसा जो है ना कस्टमर बन के जाना है, फिर ही हाथ आएगा, वैसे तो नहीं आएगा ये हाथ। यही तो टेक्निक होती है। वो फिर अंडर मोड पे जो था उसका कोई आस्थाना था, मैंने वहाँ पे शायरा नूर जहाँ जो थाना है, बहुत अच्छा उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया उस वक्त मुझे, और वो हमने रेट मारा और मैं एज अ कस्टमर गई। और फिर मैंने कॉल करके मैंने कहा कि आ जाओ सारे। उनको उनके वहाँ से उठाया, पकड़ा, और फिर एसएचओ के सामने जो, अच्छा मुझे नहीं पता ये डीएसपी भी कोने में कोई बैठे हुए सुन रहे हैं, तो क्योंकि वो उस वक्त सिविल ड्रेस में थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो फिलहाल ऐसी राउंड पे शायद आए हुए थे। तो मैंने उस जाली बाबा जो भी था वो ना उसमें कहने लगे कि नहीं मैंने कोई नहीं पैसे खाए, ये बाजी झूठ बोल रही है। मैंने कहा तुम झूठ बोल रही हो, मैंने पकड़ के उसको था। अच्छा, वही ना क्राइम रिपोर्टर था। मुझे जी बिल्कुल, मुझे उसमें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैं एक बैंकर भी, मतलब मैं कितनी पोलाइटली वहाँ पर हमारे ब्रांच में, ये वो टाइम था कि जब आप फील्ड में टोटली बिल्कुल आ चुकी थी। कोई आपका उस्ताद फेवरेट कि यार ये साहब से मैंने, इस खातून से सीखा, या इनके साथ गुजरा हुआ वक्त मैंने बहुत कुछ तजुर्बा लिया इनसे? मैंने खैर सीखा सच तो अपने आप से, मैं अपने आप की कोशिश करती हूँ, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, कोई फेवरेट नहीं है बेसिकली, क्योंकि जो अच्छा आप अच्छा बोल रहे हैं आप मेरे फेवरेट हो गए। तो ये अच्छी एक्टिंग करते हैं, ही इज़ माई फेवरेट, मतलब इस तरह से, मतलब कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसी खातून, कोई घर में ऐसा आदमी नहीं था? मेरे रोल मॉडल मेरी मदर है, क्योंकि मेरी मदर ने काफ़ी स्ट्रगल किया हम बच्चों को आगे बढ़ाने में, पढ़ाने में, लिखाने में, शऊर देने में, क्योंकि एक माँ जो होती है वही अपनी औलाद को सही परवरिश देती है, वही माशरे में खड़ा करती है। आज जो हम जो कुछ हैं शायद अपनी अम्मी की वजह से ही हैं। तो मैंने हमेशा उन्हीं को देखा है, वो स्कूल टीचर थी और काफ़ी एक्टिव रही हैं, साथ में जॉब भी, हमें भी, और काफ़ी स्ट्रगल किया है। ज़बरदस्त। सरवत जबीन सर हमारे साथ मौजूद हैं, और अब हम आपको मज़ीद इनका तारुफ़ करवाएं कि अब ये सिर्फ क्राइम रिपोर्टर नहीं है, अब ये पार्लिमानी रिपोर्टर भी हैं,
अब ये सर टीवी होस्ट भी हैं, अब ये समाजी खिदमत, समाजी काम भी लोगों के करती हैं। चूँकि आप जिस मनसब पर बैठें तो उस मनसब वो कहते हैं ना कि हलाल करना चाहिए। अगर आप जिस मनसब पर बैठे हैं और उस मनसब पर बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे तो वो सीट छोड़ दें। ये गालबन मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर मैं जिस सीट पे बैठा हूँ और अगर मुझे किसी मज़लूम की, किसी इनोसेंट आदमी की कॉल आती है और मुझे पता लग जाता है, क्योंकि हमारा तजुर्बा है कि यार ये ही इज़ इनोसेंट, और फिर अगर हम उसके काम नहीं आते तो फिर हम क्यों हैं, हमारे इस वजूद का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप को अल्लाह ने जिस सीट पर, जिस जगह पर बिठाया है, तो आप उम्मत की खिदमत करें, आप लोगों की खिदमत करें, उन मज़लूम लोगों से दुआएं लें। और गालबन सहाफ़ती पेशे में से बहुत सारे लोग हैं जो ये खिदमत करते हैं लोगों की। वो एक कॉल पर उनके पर्चे भी कटवाते हैं, वो एक कॉल पर उनकी जो कोई अगर पैसे हड़प कर जाता है तो वो उनको दिलवा देने में मदद करते हैं। इवन अपने अखराजात खर्च करके भी लोगों के इलाज मुआवजे की सर्विसेज में, जब भी कोई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको कॉल आती है आधी रात को, सर वो हमारे साथ ये मसला हो गया है। तो चूँकि ये वो लोग हैं, एक कॉल काफ़ी होती है सर, कभी आप आजमाइएगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद सर खुश आमदीद। और एक्टर भी हमारे साथ बैठे हैं, डायरेक्टर भी हैं। फिर मैंने गालबन नसरुल आफरीदी के लिए आपको कहा था कि एक ऐसा इनका तारुफ है, वो गालबन बहुत कम लोगों को पता है। नाउ डेज़ आप सियासत भी करते हैं और आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं और आप उनकी छतरी के नीचे सियासत करते हैं, उस पार्टी के मंशूर के साथ हैं। फिर वो पार्टी अताब का शिकार भी नाउ डेज़ है। अब तो शायद बादल ढल चुके हैं, ऐसा ही है नसरुल हाफिज साहब? नहीं, बादल तो मजीद गहरे हो गए। अच्छा, मजीद गहरे हो गए। अच्छा। बादल तो बहुत नहीं, ज्यादा वो एक गहरे टाइम था, पकड़ धकड़ थी, नहीं, आप लोगों के लिए पकड़ मुश्किल जो है वक्त वो थे। तो पकड़ धकड़ जो उन्होंने अच्छा। करनी थी, जिन लोगों की टांगे तोड़नी थी, जिनके हाथ पांव तोड़ने थे, वो तो तोड़ चुके, अब कितनों के तोड़ेंगे। अब ये है कि अब पकड़ धकड़ जो है वो ये हो रही है कि यूनिवर्सिटियों के और स्कूल और कॉलेजेस के दौरे हो रहे हैं, वहाँ पे जो है ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, क्योंकि ये एहसास हो चुका है कि हर नया बच्चा जो है जिसका आज 18 साल उम्र मुकम्मल होने के बाद उसका शनाख्ती कार्ड बन रहा है। अब आपने ये देखा, अब गालबन हमारे व्यूअर देख चुके होंगे कि ये साहब अभी कुछ देर पहले तो बड़ी मीठी और बड़ी धीमी गुफ्तगू कर रहे थे, जहाँ पीटीआई का नाम आया और इनका अग्रेशन बाहर आया। सर थोड़ा इसीलिए मैंने आपको इस सवाल का ये जवाब दिया था कि किसी की जात के बारे में अगर राय कायम करनी हो तो आप उसी से नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो अपने आप को फरिश्ता समझेगा। वो आप व्यूअर पे या देखने वाले पे या सामने वाले पे छोड़ दें आप। जबरदस्त। आगे फिर क्या, कोई टिकट लेना है, कोई MP MNA बनना है, और फिर वाई पीटीआई? नहीं, किसने आपने नहीं, मतलब मैं PTI क्यों चुनी आपने? मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, और उसने लोगों को जो अवेयरनेस दी है और उसने हमें हमारा हकीकी दुश्मन दिखाया है, मैं उस चीज के साथ हूं। मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंसाफ लेबर विंग सिंध था, आपको पता है, आपके प्रोग्राम में मैंने शिरकत की है, लेकिन मैंने वहां से रिजाइन इसलिए कर दिया कि मैंने कहा कि जी इस वक्त जो है, जो क़यादत है हमारी इस वक्त, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। नहीं तो नसरुल आफरीदी साहब, व्हाट कॉम्प्रोमाइज? क्या करें? कोई भाले, कोई तलवारें लेके कोई फाइट करें, मजम्मत करें, क्या करें? नहीं, असल में कॉम्प्रोमाइज जो है वो इस सूरत में है कि एक तो वो ब्लैकमेल हो रहे हैं शायद कुछ ऐसी चीजों की वजह से जो उनसे गलतियां कोताहियां हर इंसान से होती हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो
सेल्फिश लोग हैं, खुद गर्ज हैं, उन्होंने खुद गर्जी दिखाई। अब उनको, क्योंकि अब ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि 2030 तक तो जो है यही निज़ाम चलता रहेगा। अब नाम आपने नहीं लेना किसी का भी, अब मुझे वरना कॉल आएगी यार साजिद भाई देखें। नहीं, नाम मैं नहीं ले रहा, यही निज़ाम चलता रहेगा। हाँ। यही निज़ाम चलता रहेगा। तो लोग जो है वो उन्होंने कहा यार 2030 तक यही निज़ाम चलता रहेगा, तो क्यों ना हम भी निज़ाम के साथ ही चलें। ओके, तो ये अक्लमंदी नहीं है? ये अक्लमंदी नहीं, सेल्फिशनेस है। अच्छा, सेल्फिशनेस है। आपकी कमिटमेंट से दगा है आपने। आपको कमिटेड होना चाहिए। हाँ। आपको चाहे कुछ भी है, किसी भी पार्टी में है, हाँ। लेकिन आपको लॉयल होना चाहिए अपनी पार्टी और अपने पार्टी के मंशूर के। इसका मतलब फिर आप तो धोखा दे रहे हैं ना। अच्छा, मैं अब इस पे, अब चूंकि जब बात आती है ना पॉलिटिकल पार्टियों की और वफादारियों की, फिर वफादारियां तब्दील करने की, तो मुझे तो एक शख्स याद आते हैं और वो शख्स आज हमारे बीच नहीं है, और उस साहब का नाम था मखदूम अमीन फ़हीम। मुझे याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बड़ा बुरा वक्त था, बेनज़ीर साहबा जला वतन थी, पीपल्स पार्टी के सारे लोग जेलों में थे, तो एक ही साहब दिखते थे, और फिर उनको वज़ारत उज़्मा का मनसब भी ऑफ़र हुआ। उस वक्त के सदर जनरल मुशर्रफ ने कहा कि अमीन फ़हीम साहब वज़ीर आज़म बन जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, बेनज़ीर साहबा जब आएंगी तो वही आके वज़ीर आज़म बनेंगी, अलबत्ता मुझे ये आपकी ऑफ़र नहीं चाहिए। तो वज़ारत उज़्मा के मनसब को भी उन्होंने ठुकरा दिया। बड़े लोग थे वो, बड़े लोग थे ना, बताएं कि कहा कि नहीं, हालांकि वो चाहते तो उस वक्त कहते बिल्कुल, बीबी उनके को लिए क्या छोड़ो प्रॉब्लम जी, था? कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं वज़ीर आज़म। मौका परस्त नहीं थे। तो ये ऐसे लोगों से हमें, और एक सियासी जो कारकुन हैं, जो सियासी लोग हैं, उनको इसे सीखना चाहिए। सर, शादियाँ वादियाँ कितनी की? एक या बस दो? अक्सर मैंने नहीं, आपने शादियों का पूछा क्योंकि आपने तो बस अब मैं, अचानक नहीं, हाँ, बस मैं आ गया, वापस आ गया। वो नहीं, शादी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही शादी है। अच्छा। और फिर उसमें मैं आपको बजाय ये कि आप उससे सवाल करें तो उसका मैं जवाब दे दूं। बचपन की मेरी मंगनी थी। अच्छा। और मैं जब मेरी जिस दिन मेरी मंगनी थी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं अपने गाँव में खैबर एजेंसी में अपने नाना की उंगली पकड़ के चलता हुआ जा रहा था। तो इतना मैं छोटा था, मुझे कुछ पता नहीं था क्या हो। तो बचपन की मंगनी थी, लेकिन बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, हालांकि इस काबिल नहीं थे, तो अल्लाह का शुक्र है। बेगम भी बहुत अच्छी, बच्चे मतलब एक शादी में मुतमईन रहे और अच्छी जिंदगी गुजर रही है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिंदगी गुजर रही है। आपका कोई फेवरेट पॉलिटिशियन? पीटीआई से आपका चूंकि मुंसलिक हैं, इमरान खान से हट के मैं पूछ रहा हूँ, कोई इसके अलावा कोई ऐसा सियासतदान माजी का या आज का जो आप कहें कि यार देखें, इस वक्त जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और सब अपने जात के लिए आप सबको डिसलाइक करते हैं? मैं बिल्कुल बस एक आपकी कोई खातून, खातून कोई फिल्म एक्ट्रेसेस? वैसे तो देखें, जैसे यार मुझे रीमा बड़ी अच्छी लगती थी यार, या लगती है, या कोई अभी वो मायरा खान, कोई आप या दिलचस्पी नहीं है? मैं अपने ज़माने में जिस वक्त मैं एक्टर नहीं था और फिर नया नया मैं एक्टिंग में आया, मुझे जो है वो समीना पीरज़ादा बहुत अच्छी लगती थी। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने एक सीरियल किया, कठपुतली। ठीक है। तो कठपुतली सीरियल में वो मेरी बेगम बनी थी। अरे ज़बरदस्त। तो हम बहुत अच्छा, हमारा वो सीरियल था, उसमें मेरा मेजर, स्पेशली समीना पीरज़ादा के लिए ही तो आपने ड्रामा नहीं राइट किया था? उनका एक ड्रामा था। असल में वो एक तो वो बड़ा फिल्बदी बोलती हैं। ठीक है। उनके डायलॉग्स भी ऐसे हैं कि वो ऐसे लगता नहीं जैसे मतलब ये कि वो डायलॉग वो फिल्बदी बोलती हैं, नेचुरल बोलती हैं। वो एक चीज़ ये। और दूसरा ये था कि ज़ाहिर है उनकी शख्सियत, फिर उनकी आवाज़ बड़ी डिफरेंट है। उनकी जो यानी आवाज़ है, उनका जो बोलने का अंदाज़ है, फिर उनका जो लहज बहुत अच्छा है। मतलब ये कि बड़ी अच्छी। वैसे तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं सिर्फ समीना पीरज़ादा की अगर मैं तारीफ कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी एक्टर हैं। कोई फेवरेट आलिम दीन आपका सर? कोई आलिम दीन फेवरेट? आलिम दीन किसको सुनते हैं आपकी नज़र में? ये साहब अच्छा बोलते हैं, अच्छी दीन की नॉलेज देते हैं। देखें जी, बोलते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो बोलते बहुत अच्छे हैं और हुकूमती के फेवर में बोलते हैं और सिर्फ उनसे हटके वो बोल ही नहीं सकते, तो फिर जो है वो तो आलिम दीन नहीं। आलिम दीन तो वो होता है जो खुल के जिहादी अंदाज में बात करे और हर चीज़ साफ सुथरी तरीके से बोले, हर चीज़। कोई ऐसा नाम है? कोई ऐसा नाम आजकल तो अब मैं अगर बोलूंगा कि जी मौलाना तारिक जमील साहब हैं, तो वो तो इस वक्त ज़ेरे अताब में पीटीआई की वजह से, तो वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हालांकि मौलाना तारिक जमील साहब नॉलेज की जहां तक बात है उनकी। किसकी बात की आपने? मौलाना तारिक मसूद साहब हैं, बड़े और नाम हैं। हाँ, मौलाना तारिक मसूद बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो भी पीटीआई की भी। देखें, इस वक्त जो भी अच्छा आदमी ना, फिर आप बोलेंगे जी वो आप। अच्छा चले, जो भी अब आपका मतलब ये कि जो भी अच्छा आदमी है
पीटीआई जो भी अच्छा आदमी चले है आगे वो बढ़ जाते पीटीआई के हैं। फेवर चले, में बोलता ठीक है, है जो ज़हीन आदमी है लेकिन आप उसको मानते नहीं है। चले आगे बढ़ जाते हैं ना। ये तो हमारे पास और हमारे लोगों के पास ये इख्तियार है कि वो कैसा देखते हैं, वो किसको अच्छा कहते हैं, पसंद नापसंद तो हमारे हाथ में। सरवत, चूँकि अब आप पार्लियामेंट में होती हैं, सिंध असेंबली में होती हैं, और पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन को मैं आपके तवस्सुस से दावत भी दे रहा हूँ कि हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोग भी आएँ और आप लोग हमारा हिस्सा हैं और आप पार्लियामेंट को कवर करते हैं और वहाँ पे सारे पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं और सिंध असेंबली को ये एजाज़ हासिल है। मैक्सिमम कानून साजी वहीं पर होती है। पाकिस्तान की पहली करारदाद भी सिंध असेंबली ने मंजूर की थी। ऐसा ही है, क्या कहेंगी? हमारी एसोसिएशन है सिप्रा के नाम से, सिंध पार्लियामेंट्रियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन, जिसमें मुझे कब बुला रही है? मैं भी हिस्सा बन जाऊँ पार्लियामानी रिपोर्टर एसोसिएशन सिंध पार्लियामेंट, है ना? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे और आपने इनविटेशन भी दे दी है। बिल्कुल ये जब देखेंगे तो बिल्कुल। सरवत आके अगर आप लोगों को कहती तो आप कहते कि नहीं मैनेजमेंट, तो सर मैनेजमेंट और टीवी होस्ट खुद आपको दावत दे रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात है, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है आपकी। अच्छा, जहाँ तक कैसा तजुर्बा रहा आपका पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में बहुत अच्छा तजुर्बा है। ज़ाहिर सी बात है, हम देखते हैं एक हफ़्ते का जो वो पूरा वो इजलास का सेशन होता है, तकारीर होती हैं, फिर कायदे इसके ख़िलाफ़ जो हैं अली खुर्शीदी साहब वो अपनी तकरीर करते हैं, इसके बाद कट मोशंस होते हैं, वो सब आपने ख़ुद लाइव देखा होगा टीवी पे। जहाँ तक अब इसकी बात है कि पीटीआई की, मुझे बात एक याद है, ये किस्सा छोटा सा याद है, अगर आपकी इजाज़त हो। इंसाफ हाउस जाना हुआ मेरा असाइनमेंट लगा, तो मैं गई वहाँ, तो वो बैठे हुए थे हलीम आदिल, नहीं हलीम आदिल नहीं बैठे हुए थे, खुर्शीद क्या नाम है, तो जहन से निकल गया, फिरदौस शमीम नकवी साहब वो थे, सायमा नदीम थी और भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैं वहाँ गई तो उस वक्त शमूलियत एक दो लोगों की हो रही थी, तो मैंने जाकर जो है ना, मुझे किसी ने कहा कि ना आप भी जाके ना इनको ये ना फ्लैग पहना देना इस तरह। हाँ। तो मैंने इनको फ्लैग बनाया, तो नहीं बल्कि मैंने फ्लैग नहीं बनाया, मैं खड़ी हुई, मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, तो मुझे यूँ करके यूँ इशारा किया इधर आओ। हाँ। मैं घूमती भी गई, उन्होंने ना फ्लैग पीटीआई का ना मैं यूँ करके पहना दिया, बहुत वायरल हुई थी ये वीडियो बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना कहने लगी कि ना मुबारक हो सरवत ने शमूलियत इख्तियार कर ली पीटीआई में। अच्छा। जबकि मैं तो एज अ रिपोर्टर कवरेज करने गई थी। तो फिर मैंने उनके ना कान में कहा, मैंने कहा सर मुझे असेंबली में सब मारेंगे। मैं तो कवरेज कहने लगे मैं हम बैठे हैं, कुछ नहीं होता। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बहुत बहुत अच्छी है पीटीआई और पीपल्स। देखें ये जो जहाँ तक हमारे सियासतदान होते हैं ना, बेसिकली इनकी जंग ज़्यादातर आवाम के लिए होती है। इमरान खान साहब हैं, वो भी ज़ाहिर आवाम के लिए लड़ते हैं, तगड़ा और बहुत तगड़ा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, और बहुत तीखा सवाल कर मुझे कहा गया। जी जी, पार्लियामानी रिपोर्टर्स कॉम्प्रोमाइज हैं। देखें प्रेशर होगा उन पे, कॉम्प्रोमाइज शायद ना हो। मैंने कहा बड़ा पहले से मैंने इनका माइंड बना दिया कि बड़ा खतरनाक सवाल करने जा रहा हूं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इनके जवाब से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी बात सुन लीजिए आप। वो ये है कि आपके सवाल के जवाब पे उन्होंने गहरी सांस ली, उसके बाद वो खामोश हुई, पॉज दिया। अब आप खुद ही समझ, अच्छा बस क्यों ज्यादा, इतना काफी है, सिंपल इज दैट, इतना काफी है, यस ओके। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि कोई ऐसा लम्हा, कोई मेमोरेबल, चूंकि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और फिर वहाँ पे तगड़े सवालात भी होते हैं, कभी ऐसा हुआ कि रोका हो किसी ने, नहीं यार खुदा का वास्ता यार पम्मू भाई की तरह तुम इतने सवाल नहीं करो, है ना पम्मू भाई? हाँ, आपका जिक्र कर दिया सर पम्मू भाई, क्योंकि आपके सवाल न सिर्फ कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान आपको अप्रिशिएट करता है। आप बेबाक सवाल करते हैं, वबांगे दोहल बोलते हैं, और कराची की आवाम और साजिद ने भी आपको अप्रिशिएट कर दिया कि आप पार्लियामेंट में आम आदमी की आवाज़ बन रहे हैं। तो मंजर नकवी साहब रियली अप्रिशिएट। देख लें मम्मू भाई। चलें जी बिल्कुल। कभी आपने भी ऐसा अटैक किया? मतलब इस तरह हुआ था कि योम तासीस था वहाँ पर अपना पीपल्स चौरंगी पे ना, तो सारे जो हैं हमारे पीपल्स पार्टी के काबीना के जितने भी सीनियर हैं रहनुमा वो आए हुए थे। निसार खोड़ो साहब भी बैठे हुए थे, वो एज अ चीफ गेस्ट बैठे हुए थे। निसार खोड़ो साहब मनमोजी हैं, दिल चाहता है तो जवाब देते हैं, नहीं है दिल चाहे तो चीफ गेस्ट भी हो तो उनकी मर्जी है। तो अब क्योंकि मुझे शॉट लेना था, यौम तासीस के हवाले से अपना
पार्टी के हवाले से, बेनज़ीर साहिबा के हवाले से। तो मैं कैमरामैन को मैं कह रही हूँ तुम आके सामने खड़े हो जाओ और मैं अभी बात करूँगी। कैमरामैन ने कहा मैडम 2 को हटा चुके हैं तो आप तीसरी ना जाएं तो इंसल्ट होगी। मैंने कहा किस बात की इंसल्ट, इनका काम है, हमारा काम है पूछना, इनका काम है जवाब देना। जवाब देना। हाँ, बिल्कुल, ये अवामी लीडर है, अवाम की वोट पे ही आते अब हैं। आ रहे हैं सर, अब ये बिल्कुल हाँ, देखिए ना, जी, फिर आप लोगों देखिए, पे से चीरती भी गई। सहाफ़ी कि आ न्यूट्रल जाए होता भाई। है ना, सहाफ़ी न्यूट्रल होता है। जो अच्छा पॉलिटिशियन है हम उसको वो करते हैं। वैसे निसार खोड़ो साहब सच अ नाइस मैन। मैं उनके घर गई थी अपने प्रोग्राम धरती का सितारा का इंटरव्यू लेने ईद के दिन, तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और सच अ नाइस पर्सन। अच्छा, मैं उस दिन की बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे आज के हवाले से और इस तरह से मुझे बताएं। तो मुझे कहने लगे अभी मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ, उस तरह करके यूँ करके नहीं बोलने लगे। अच्छा, रूड बिहेवियर। तो, हाँ, इस तरह से। अच्छा, तो मैं पीछे से गई और मैंने इनके कान में सिंधी में बात की। मैंने कहा सर चीफ गेस्ट बन के आए हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। ओके। फिर कौन देगा जवाब? हाँ। फिर यूँ करके मैंने माइक दोबारा घुमाया फिर तो उन्होंने वो आया है बिल्कुल। तो उस पर जो मेरे चैनल ने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया था कि ओनली सरवत शी2 का शॉट, और जितने भी थे वो बेचारे ऐसे ही अपने माइक लेके खड़े हुए थे। ओनली जस्ट मी के आई टू का शॉट फ्रॉम निसार खोड़ो। बहुत बड़ी माशाल्लाह, मुश्किल, बहुत बड़ी देखिए मुश्किल। साजिद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा, मुश्किल लेडीज़ के लिए मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत सारे ऐसे हैं। मतलब अभी मलीर में जब बिलावल साहब आए थे या अब्दुल हकीम बलोच साहब जब जीते थे, तो उस पर भी इतनी रश होती है और कवरेज में मर्दों के बीच में आपने यूं करके जैसे नहीं कोनियां मारते हुए जैसे नहीं हज में या उसमें हो रहा होता है, वैसा आप इस तरह से निकल रहे होते हैं और उस बंदे तक आपने पहुंचना है और शॉट लेना है, फिर सवाल अपने पूरा कंप्लीट करके फिर उसका सुकून से जवाब लेना है। बहुत बड़ी बात सर। तो बिल्कुल ये फील्ड बात की गालबन हमारा इससे ताल्लुक रहा। और सर ये धक्के ये कोनियां लग रही बिल्कुल होती हैं और ऐसे ही है। ऐसी आवाम होती है फिर और खातून भी हो, और फिर खातून के सर वहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है, ब्लास्ट सर वहाँ पर फायरिंगें भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसे जान हथेली पर होती है उस मीडिया पर्सन की भी, क्योंकि हम मीडिया के लोग भी बराबर में ही खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं हैदराबाद गई थी, बिलावल साहब जब पीडीएम का जलसा हुआ था उसमें मौलाना फजल साहब भी आए थे, मरियम नवाज साहिबा को भी आना था, बिलावल साहब। तो हैदराबाद में वो मुझे कवरेज बहुत मुश्किल लगी थी। मुझे कहा गया था कि आपने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर लाइव देना है। तो कंटेनर के ऊपर एक तो मुझे चढ़ना आ नहीं रहा था सीढ़ियों से, क्योंकि जेंट्स मोस्टली कैमरामैन्स खड़े होते हैं और वो सीढ़ी हिलती कितनी, सीढ़ी हिलती है और वो सीढ़ियाँ सर हिलती हैं, वो तो टेम्परेरी बस वो मार के चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह होता है। और फिर वो जो कंटेनर हिल रहा होता है ना, उसमें तो और डर लग रहा होता है। बहरहाल वहाँ खड़े हो गए, फिर मैंने जो है लाइव दिया था और बताया कि बिलावल साहब आ चुके हैं, मौलाना साहब भी आ चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा नहीं आई क्योंकि उनकी फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया मेरे ख्याल से शायद उस ज़माने में, तो उनका आना नहीं हुआ। और ये पूरा मैंने लाइव वो देने के बाद फिर मैंने वो किया था। इसके अलावा फिर मुझे वो अच्छे से याद है, कोयटा में हम गए थे बिलावल के जलसे में, बिलावल साहब के कोयटा में। तो वहाँ पर भी मैंने 2 लाइव बीपर कि अब क्या हो रहा है, अब कौन आया कौन नहीं आया, ये वो सारा बताना। अब सामने जो है एक चीज़ बताना जाहिर सी बात है, एक बहुत लेडी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हो और जाता फिर है। आपको पूरी दुनिया जब देख रही है और जब लाइव होते हैं, और फिर सर वो आप लाइव घर की बातें नहीं, आप उन लोगों की बात कर रहे होते हैं, उन लोगों का बीपर दे रहे होते हैं। बदकिस्मती के साथ एक कॉल आती है घर, एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद एक हमारा लास्ट सेगमेंट है, और लास्ट सेगमेंट को हम थोड़ा सा चिल बनाएंगे, एक ब्रेक कर लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और आखिरी सेगमेंट में सर हम एंटर हो चुके हैं, और जो 2 हमारे साथ मेहमान हैं ये अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, अपने तल्ख और अच्छे तजुर्बात भी हमसे शेयर कर रहे हैं, अपनी पसंद नापसंद भी बता रहे हैं, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, पाकिस्तान से इन्होंने क्या पाया क्या खोया, बहुत कुछ आपकी नज़र हो रहा है। और फिर एक ख़ातून
जब जर्नलिज्म फील्ड में आती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करती है। जिस तरह सरवत ने बताया कि जब हम लाइव खड़े होते हैं तो वो कंटेनर बड़ी बुलंदी पर होते हैं, फिर सीढ़ियाँ चढ़कर उस कंटेनर पर जाके वो मीडिया गैलरी होती है, वहाँ से पूरा स्टेज नज़र आ रहा होता है, हमें एक एक चीज़ का ख्याल करना होता है। फिर वो जो साहब बैठे हुए होते हैं, हमारे बड़े साहब जो वहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं तमाम न्यूज़ बीपर्स, हमने फिर उनके अहकामात, अगर वहाँ पर कोई हमारी नापसंदीदा शख्सियत आ जाए तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आखिरी सेगमेंट आ चुके हैं, पहले ज़रा आफरीदी साहब, आज का पाकिस्तान आपकी नज़र में कितना तरक्की, कितनी खुशहाली, कितना आज के मजबूत? पाकिस्तान में मेरी नज़र में और जो है वो बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। आज का पाकिस्तान बिल्कुल एक नया पाकिस्तान है और यहाँ पर हर चीज़, जुल्म, ज़्यादती, फस्तायत, अवेयरनेस, लोगों को अपने हुकूक के बारे में मालूमात, उन लोगों का जो है, यानी आप ये बताइए कि पहले किसी को यही नहीं पता था कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 क्या होता है। आज ये एक मोची को भी, मोची से मेरी मुराद ये नहीं है कि वो कोई नीच आदमी है, नहीं, वो मेहनती आदमी है, वो हलाल की रोज़ी कमा रहा है, लेकिन चूंकि वो अपने काम ही में मगन रहता है तो वो ज़्यादा इधर उधर, लेकिन आज उसको भी इस चीज़ का पता है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 क्या है, ये अवेयरनेस है। तो इस वक्त मुल्क के अंदर हर चीज़ अपने एक्सट्रीम पर है, हर चीज़, और जंग आखिरी मरहलों के अंदर है। या तो एक अच्छा पाकिस्तान, एक अच्छे मुस्तकबिल वाला पाकिस्तान, या फिर एक ऐसा पाकिस्तान जो कि जाकर जिसकी मुलाकात करने के बाद जो है ईरान पर हमला हो जाए। यहाँ पर रसूल आफरी साहब, चूँकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, फिर आप लोगों के कायद जेल में हैं, वो केसेस को, और मैं थोड़ा हुदूद से भी बाहर हो जाता हूँ, जबकि ये मॉर्निंग शो है, लेकिन मेरी मजबूरी है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। देखिए ना, मैंने फिर कैसे कट मारा है, मैं आपको हाईवे पे ले गया डायरेक्ट, ट्रैफिक से। तो आप नए पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो नया पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। इसके बच्चे को आज एक एक चीज का पता है। आप ये देखिए कि आप स्कूल कॉलेजेस के बच्चे जो कन्वेंशन वगैरह में होते हैं, आप उनका IQ लेवल देखिए, पॉलिटिक्स के बाद अपनी चीजों से हट के, अपनी स्टडी से हट के, यानी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी नई नस्ल, एक ऐसे नए लोग पैदा हो रहे हैं जो कल को बहुत बड़े बड़े लीडर बनेंगे माशाल्लाह। वो, क्योंकि उनको एक पाथ मिल गया, उनको एक पगडंडी मिल गई जिस पे चल के वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। पाकिस्तान हर लिहाज से जो है वो बहुत तरक्की की मंजिलों को छू रहा है। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। मौसीकी का शौक हुआ, गाने सुनने का? गाने अक्सर कहते हैं ना, यार वो मेरा फेवरेट सिंगर है, मैं उसका गाना कभी गुनगुनाता भी हूँ। नहीं, बहुत गाने सुनने की हद तक, और थोड़ा सा वो कहते हैं ना बाथरूम सिंगर, तो वो उस हवाले से थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि जब मैं सॉन्ग का बोलता हूँ तो बहुत सारे ऐसे वो महसूस कर जाते हैं कि अब ये गाना बोलेगा, गा के सुनाओ, तो फिर आप सुनाएं। नहीं, लेकिन मुझे आप ना करें ना, देखिए आपने कहा कि मैं गुनगुनाता हूँ, नहीं, वो तो वैसे ही, बस वो तो बाहर से बेगम की आवाज आती, मुझे डर लग रहा है खुदा के लिए, अब खामोशी से ना हो, ये क्या कर रहे हो, तो इसलिए जो है किसको ज्यादातर सुनते हैं? देखें जी, सिंगर्स जो है वो इंडिया के, इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद रफ़ी, अपना आपके जो है वो, आपको हमारी नूरजहां नजर नहीं है? यहाँ आ रहा हूँ मैं, आबिदा परवीन, नहीं, मैं आ रहा हूँ इस तरफ, आपको इसमें कोई शक नहीं है। इनके नामों के बगैर, इनके नामों के बगैर मौसीकी की दुनिया के अंदर जो बड़े लोग हैं, वो आप अगर इनके नाम नहीं लेंगे तो आप ज्यादती करते हैं। आप आबिदा परवीन, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी हमारी जो है मैडम नूरजहां, मेहदी हसन, और बहुत से बड़े बड़े जो है वो उस्ताद गुजरे हैं अपने, वो जो है हमारे, मतलब अब फौरी तौर पे नाम सज्जाद अली हैं, आलमगीर हैं। हाँ बिल्कुल, आलमगीर तो एक बेचारे जो है वो किस तरीके से, किन मसाइल से गुजर के वो सिंगर बने। तारिक रोड के एक पार्क में वो जो है वो सोते थे गिटार लेके, और फिर उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मौसीकी को। तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन हम इंडिया के साथ भी कंपेयर करते हैं। आप शुरू में फिल्मों की बात कर रहे थे ना, आपने फिल्मों की बात की कि जी पाकिस्तानी फिल्में जो हैं शुरू में कैसी थी, अब कैसी हैं। देखें, मैं आपको तीन फेजेज हैं फिल्मों के। जब पाकिस्तान नया नया बना और उसके बाद काफ़ी सालों तक जो है वो आपके, जब तक इंडिया का एक असर रहा, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री का असर रहा पाकिस्तानी एक्टर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर, और खुसूसन उन लोगों के ऊपर जो उस
वहां पे भी काम कर चुके थे, यहाँ पे भी। तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी। फिर हल्के हल्के बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में बनी, हमारे पुराने एक्टर्स डायरेक्टर्स को देखें। उसके बाद जो है फिर वो फेज जो है वहाँ पे आपको पढ़े लिखे लोगों की कमी होती चली गई, और वहाँ पर जो है वो ऐसे लोग आ गए जिनको उस चीज़ का इतना, यानी वही के लेवल, उनका मेंटल लेवल। उसके बाद अब देख लें आप, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छा काम भी नज़र आता है, अच्छे डायरेक्टर भी नजर तो नहीं है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मुझे ऐसा लगा, इस बात का आपने कैटेगरी जवाब देना है कि ये तबाही सर आई है गालपन 95 से या 94 से। मैं उन एक्टर्स के नाम लूँगा तो शायद ना वो बुरा ना मान जाए, ये वहीं से कंटेंट हमारा बुरा बनते 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 इस लेवल पर आ गया कि वो सिनेमा घर बंद होना शुरू हो गए। और ये जो अब लास्ट हमें कैपरी सिनेमा था कराची में, वो भी बंद हो गया। आप उस लोगों ने जाना छोड़ दिया ना। आपको मयारी कंटेंट नहीं मिलेगा, आप क्यों जाएंगे? आप इस चीज का इल्जाम जो है वो आप एक्टर को इसलिए नहीं दे सकते कि एक्टर वही करता है जो उसको डायरेक्टर कहता है, और डायरेक्टर जो है वो राइटर और डायरेक्टर की कोऑर्डिनेशन से। तो अच्छे डायरेक्टर्स हम क्यों नहीं पैदा कर सके? बस उसकी असल में देखें, उसकी एक वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, वो ये है, चाहे कोई माने या ना माने, वो ये है कि हम चूंकि एक मुसलमान माशरा, और हमारा ये जो माशरे का जो एक टेम्परामेंट है, हम ड्रामा, टीवी, फिल्म तो देखते हैं लेकिन उसको ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते। हम जो है वो अपने बेटे बेटी को नहीं चाहेंगे कि वो जो है वो टीवी ड्रामों में खुसूसन जो है वो सिंगिंग में और फिल्म में चला जाए, लेकिन खुद शौक। तो ये दोगलापन है, ये स्ट्रांगली एग्री। मैं तो सर सहाफत में जब आया तो मेरी वालदा ने जब मुझे देखा और मेरे भाई ने उनको बताया कि तुम्हारा बेटा पागल हो गया और ये वो टीवी में काम करने लग गया और फिर वो खुद को बैठ के टीवी में देख रहा होता है, तो बोले ये नफ्सियाती खुद जाता है, रिकॉर्ड करता है और फिर कहता है लोग भी मुझे देखते हैं और मैं भी देखूं कैसा लग रहा हूं। जब मैं एक्टर बना, तो मेरी वालदा ने भी मुझे कहा कि ये तुम कहाँ चले गए, ये हमारे खानदान और हमारे लिए बड़ा, ये अब मैंने कहा मैं लड़की थोड़ी हूँ, मतलब जब मैं एक्टर बना, जब मैं टीवी ड्रामों में आया तो तकरीबन 2-3 साल तक मेरे वालिद को नहीं पता था कि मैं ड्रामों में काम कर रहा हूँ। बताएं। ठीक है, मेरे घर में जब मैंने नौकरी शुरू की थी, मैं घर में टीवी लेकर आया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, तो मेरे वालिद को काफी अरसे तक नहीं पता था कि घर में टीवी मौजूद है, क्योंकि हमारे वालिद पुराने जमाने के लोगों में से थे, वो घर के हर कमरे में जाते ही नहीं थे, घुसते नहीं थे, वो नहीं जाते थे, वो एक रख रखाव था, एक लेवल था उनका। ठीक है, उनको तो वो जहां पर जिस बिल्डिंग के मालिक ने जो है आके एक दिन कह दिया हमारे वालिद को, खान साहबजादे ने तो रात को ड्रामे में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने कहा क्या मतलब, कौन से साहबजादे ने? कहने लगे वो, अरे आप तो वो घर पे आए तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा, लेकिन एक तरीके से पूछा, तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा जी वालिद साहब बात ये है कि अगर आपने मेरी तरबियत अच्छी की है तो मैं अब बिगड़ूंगा नहीं, और अगर आपने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की तो अब मैं अच्छा हो नहीं सकता, मुश्किल है बहुत। तो भाई अब तो आपकी तरबियत के ऊपर है, तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कोई ऐसा आपको शिकायत नहीं आई। तो वो समझ गया, और अब पूछ लेते हैं, हमारे साथ सरवत जमी मौजूद। और सरवत, अब आप एक अच्छे, एक बड़े प्रोग्राम को होस्ट करती हैं, ये तजुर्बा कैसा है? क्योंकि देखिए ना, एक ट्रैवल आपका शुरू होता है, जद्दोजहद है, मेहनत है, इतना आसान नहीं है सरवाइव करके फिर एक अच्छे एक हाई रेटिंग शो को फिर होस्ट करना, और फिर जिसको कॉल जाए आपकी वो आपको लब्बैक करे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल क्रेडिट गोज़ टू मी, और मेरी टीम को भी जाता है, और मेरे जिस चैनल पे काम करती हूँ उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि सरवत यू कैन डू, आप होस्ट कर सकती हैं और आप इस प्रोग्राम को लें, धरती का सितारा। तो उसमें बेसिकली ये प्रोग्राम ऐसा है कि सारे पॉलिटिशियंस हैं इसमें, और मुख्तलिफ ज़रूरी नहीं कि पीपल्स पार्टी हो, PTI भी है, MQM भी है, हर पार्टी के हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब का मैंने इंटरव्यू लिया, मैं अब तक नहीं भूल सकती उनका इंटरव्यू। वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में, वैसे वो इंटरव्यू नहीं देते और काफ़ी ज़ाहिर लेजेंडरी एक्टर हैं और अपने मनमोजी हैं, हम उनको ज़्यादा पूछना भी मुझे बहुत डर के मैंने उनसे पूछा, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे कहा कि घर आ जाओ। और इंटरव्यू जब मैं बैठी, पूरा सेट तैयार हो, तो वो कहने लगे इतना बड़ा सेटअप लेकर आई हो सरवत, मैं तो समझा सिर्फ मुझसे ऐसे सवाल जवाब 2 मिनट की बात है। मैंने कहा नहीं सर, प्रोग्राम धरती का सितारा आपको बताया तो था फ़ोन पे मैंने। तो कहने लगे अच्छा, तो मैं तो समझा। फिर यूँ करके ना थोड़ी देर पूरा 50 मिनट्स का, आधे घंटे का, 1 घंटे का प्रोग्राम हो गया, और उस पर उन्होंने इतनी बातें की हैं, इतनी मज़ेदार बातें की हैं, मैं आपको क्या बताऊँ।
अपनी वाइफ को उन्होंने रुबीना साहिबा को याद किया, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सिंगर। और भुट्टो साहब के साथ जो उन्होंने वक्त ये लम्हात गुजारे वो पुरानी यादें शेयर की। फिर उन्होंने काफ़ी ऐसी ब्रेकिंग्स हमें बताई कि मेरे उस प्रोग्राम में मेरे काफ़ी ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें रिपोर्टर्स उसमें से ब्रेकिंग्स निकाल लेते हैं। अब जैसा इंफॉर्मेटिव होते हैं। अब जैसा उन्होंने कहा, जबी का कोई फेवरेट पॉलिटिशियन बेनज़ीर। बस अब आजकल वो तो देखिए एज अ लेडी देखिए जेंट्स नाउअडेज बिलावल ओनली बेनज़ीर। ओनली बेनज़ीर। अभी ऐसा कोई मतलब सियासतदान नहीं है जो आपको अच्छा ना लगे? मतलब नहीं, सब अच्छे हैं, सब ऑल आर गुड, लेकिन फेवरेट नहीं है आपको कोई? फेवरेट मेरी सिर्फ बेनज़ीर साहब है। क्योंकि देखिए मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं एक खातून हूँ तो इस वजह से, मतलब देखा जाए तो उन्होंने वाकई बेनज़ीर साहब लेवल था उनका। इवन एक मैं कहीं खड़ी हुई थी, फैमिली थी, कोयटा से आई हुई थी वो फैमिली ना, वो बात कर रहे थे आपस में, बालेवन शायद पठान फैमिली थी, तो कहने लगे बीबी साहिबा हम बाजी हम किसी को भी भले कोई भी हम वोट भले इमरान खान को देते हैं, मगर अगर बात करें ना पीपल्स पार्टी की इसकी बेनज़ीर साहिबा जैसी हम उसको पसंद करते हैं। वो बहुत अच्छी मतलब इतनी मतलब रिस्पेक्ट है कि आप सिर्फ नन अदर देन ये नहीं कि पार्टी या उनकी लैंग्वेज से लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप उनकी पर्सनैलिटी को याद करें, आप लाइन ज़हन के अंदर क्या पर्सनैलिटी थी, क्या बातचीत थी, क्या लेवल था, और क्या वो अवाम के लिए बात करती थी। अवामी लीडर तो बेचारे वो तो कुछ भी नहीं। आप चले आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, उनके सामने की बात करो, बाकी वो अपने गाने सुनती हैं, गजल्स सब शौक से सुनती हैं। नहीं, गला मेरा वैसे खराब है, मैं गाना भी नहीं गाती। अच्छा, कोई खराब गले में तो और अच्छी आवाज। जगजीत मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, सज्जाद अली बहुत पसंद है। ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है। और कोई एक्टर पसंद नहीं? ड्रामे नहीं देखती कोई? आप फिल्में नहीं देखती? ड्रामे वैसे पहले बहुत देखती थी, जब से इस फील्ड में आई हूँ भूल गई हूँ। हाँ, मगर एक ड्रामा बीच में मुझे ऑफर हुआ था, पीटीवी का एक छोटा सा रोल था। मैं ऐसी बस थोड़ा अंदर में बोर हो रही थी, मेरी बात हुई डायरेक्टर उनसे, तो उन्होंने कहा कि एक ड्रामा है इसमें एक छोटा रोल है, करोगी आप? मैंने कहा चलो ठीक है करके देखती हूँ। मजा लेके देखते हैं इस फील्ड का। असेंबली में भी तो एक्टिंग देखते रहते हैं ना, वो सारे एक्टर्स बैठे हुए होते हैं, बेसिक्स आती हैं सारे उनकी एक्टिंग देख के हमें भी एक्टिंग आ गई। बहरहाल फिर उस पर मैंने एक्टिंग की, तो वो वन शॉट में सारा सब कुछ हो गया। वो कहना ये हमें तो लग ही नहीं रहा कि आप कोई सहाफ़ी हैं, ये पुरानी कोई बैंकर रह चुकी हैं, आपने तो सारा सब कुछ। अच्छा, मैंने डायरेक्टर से कहा, मैं एक्टिंग करने का मुझे बहुत शौक है, मगर मुझे प्रेशर नहीं करना कि जो लाइनें लिखी हैं मैं यही पढ़ूँ, मैं अपनी तरफ से बोलूँगी, नेचुरल बोलूँगी। बनावटी अगर करके कहूँगी ना तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा। चूंकि आप पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, 3 सूबाई मिनिस्टर के मैंने आपको नाम दूंगा, आपने कोई एक फेवरेट करना है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना आपने, ठीक है? सबसे पहले पर है हमारे पास सईद नासिर हुसैन शाह, एंड सेकंड पर हैं सईद गनी साहब, एंड थर्ड पर हैं अली हसन जरदारी साहब। अल्लाह, बहुत मुश्किल नाम ले लिए। तीसरा नाम कौन सा लिया? हाजी अली हसन जरदारी साहब, मिनिस्टर वर्क एंड सर्विस। अली हसन जरदारी साहब फर्स्ट। योर फेवरेट? यस। ओके। नासिर हुसैन शाह साहब, वो भी फर्स्ट है। ये तो चीटिंग है, ये नसरुल्लाह आफरी साहब, ये चीटिंग है। मैंने कहा आपको ये 3 नाम नहीं, सबसे आखिर में ये 3 नाम है, आपने एक नाम कहना है कि ही इज द बेस्ट। ये मेरी नजर में ये साहब मेरे पसंदीदा अली हसन जरदारी। अली हसन जरदारी। चलें हाजी साहब, देखें नाम ले लिया आपका, और ये इनके लिए बड़ा मुश्किल है नाम लेना किसी एक मिनिस्टर का, चूंकि पार्लिमानी लोग सबसे मिलना जुलना है, और फिर मिनिस्टर साहब कहते हैं यार आप ये भी तो बोल सकती थी, तीनों ही अच्छे हैं। इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, मगर ये है कि अब बीच में 1 महीने पहले या 2 महीने पहले की बात है कि एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से चंद सहाफ़ियों का जो वफ्द है वो डिसाइड हुआ था, उसमें 10 या 12 सहाफ़ी थे। नासिर हुसैन शाह साहब की डिपार्टमेंट की तरफ से हम गए थे थर पार कर, ठीक है? तो वहाँ पे थर कोल का हमने विजिट किया, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 का। उस पर रिपोर्ट सबसे बेस्ट मेरी थी, और जिस पे नासिर हुसैन शाह साहब ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। और डेफिनेटली आप इतनी मेहनत करते हैं और पूरे अपने 2-3 दिन वहाँ लगाए, तो मतलब अप्रिसिएशंस भी मिलती हैं, बहुत ऐसी बात नहीं है। नासिर हुसैन शाह साहब भी बहुत अच्छे हैं। देख लें जाते जाते इसको कहते हैं शर्जील साहब भी बहुत अच्छे हैं। शर्जील साहब भी बहुत अच्छे हैं। देख लें अपना आफरी साहब, और कोई रह तो नहीं गया, सरवत उसका भी नाम ले लें, और कोई रह तो नहीं गया, आपके लिए मसला ना हो जाए। और अब कोई नहीं रह गया। वो है ना मोहम्मद बख्श मेहर भी तो हैं।
मोहम्मद वश मेहर तो स्पोर्ट्स के हैं, अवैस सरदार शाह भी तो हैं। उवैस शाह जो है हमारे स्पीकर हैं हाँ, सिंध असेंबली। एक और है सर, वो मिनिस्टर कल्चर जुल्फिकार शाह, वो तो मैं इनकी तो छोटी बहन हूँ, वो तो मुझे अद्दा अद्दा। चलें जी। अच्छा, मुझे जाते जाते सारे आखिर बहुत में अच्छे हैं। क्या मैसेज देंगी लोगों को? देखिए जी, हमारा मुल्क एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा मुल्क है। पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं भी नहीं है। ये वो सोना है और ये वो घर है। जैसा हम अपने घर की हिफाजत, अपने घर का ख्याल करते हैं, हमें अपने घर का ऐसे ही ख्याल करना है जिस तरह अभी दांत खट्टे किए पाकिस्तान हमारी आर्मी। मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी आर्म फोर्सेस को कि उन्होंने जिस तरीके से करारा जवाब दिया इंडिया को दिन की रोशनी में बेशक। और छोटी सी टाइम में, तो वो तो अब तक हक्का बकाएंगे हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। इसी तरह से जैसे इसराइल और ईरान का ये जो जंग बंदी का अब तो हो चुका ये, मगर फिर भी पाकिस्तान इतनी माशाल्लाह ताकत रखता है कि जो अगला है वो सोचता है कि काम करना है, हाथ डालना है या नहीं डालना। बिल्कुल। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ये जीत है हम हमारी। जीत है ये और फख्र है हमें। फख्र है हमारी पाकिस्तान की जो हमारी फौज है वो दुनिया की चंद बेस्ट फौजों में उनका शुमार होता है। जज्बे वाली और बिल्कुल हम बात करते हैं तो हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये चाहती हूँ कि बस प्यार मोहब्बत रखें आपस में, जो जितने भी इख्तिलाफात हैं उनको दूर करें। असेंबली में भी लड़ाई झगड़ा होता है, हम देखते हैं, मगर बाहर आके सब प्यार मोहब्बत से ही मिल रहे होते हैं। सही बात है। आए जी, मुल्क की तरक्की खुशहाली में हम अपना किरदार करें और उस तरक्की उस खुशहाली में खान साहब का भी उसको भी ले आए, उनको भी लेके चलें, लेकिन वो नहीं आते। वो कहते हैं मैं इनके साथ नहीं खेलूंगा। सही कहते हैं। आप सर अफरी साहब क्या मैसेज कह रहे हैं? देखें जी, तफसील से सरवत साहिबा ने बहुत अच्छी बात की। ये मुल्क बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा और हर चीज़ में बहुत आगे। ज़राअत हर बुनियाद होती है किसी भी मुल्क की तरक्की की। ज़राअत में हमारा मुल्क सबसे आगे। क्या कुछ इस मुल्क में नहीं है, मादनियात से भरा हर हुआ है। चीज़ है। तो बस ये है कि इंसाफ की कमी है। इंसाफ को पनपने दें, इंसाफ को जो है वो बग़ैर प्रेशर के रखें। ये मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इंसाफ होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, और अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल है। अपनी ज़ात को आगे ना करें, इंसाफ को आगे करें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। और बिल्कुल अदल इंसाफ के लिए न सिर्फ आज बल्कि उस वक्त से लेके सहाबा इकराम ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने भी अदल इंसाफ कायम करने के लिए जद्दोजहद की और अदलिया के निज़ाम को बेहतर बनाया। और जिन जिन साहब को ये दिया गया मनसब, उन्होंने इसका हक़ किया और इंसाफ का बोल बाला हुआ। बिल्कुल होना चाहिए ताकि इस मुआशरे से महरूमियाँ ख़त्म हो सकें। मुझे साजिद से हमारी टीम और हमारे मेहमानों को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।